Hello everyone, this video is again for class 12th student and topic is acidic nature of phenol and alcohol. ये जो टॉपिक है CBSE और स्टेट बोर्ड दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ये जो टॉपिक है ना, ये आपके चैप्टर नंबर 7 अल्कोहल फिनॉल एंड ईथर से मैंने लिया है और ये उस चैप्टर का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिस पर डेफिनेटली क्वेश्चनिंग होती है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल और साथ में कंपैरिजन भी करेंगे विच वन इज़ मोर एसिडिक एंड वाई, उसका रीज़न भी हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल एंड अल्कोहल। तो टॉपिक से तो समझ में आ रहा है कि अल्कोहल और फिनॉल दोनों ही एसिडिक नेचर के होते हैं और एक्चुअली ये जो फिनॉल और अल्कोहल है ना, दे एक्ट एज आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस। So actually phenol and alcohol act as Bronsted acids, है ना? They act as Bronsted acids. Why they act as Bronsted acids? तो इसके पीछे रीज़न है because they donate proton, है ना? तो ब्रॉन्स्टेड ने क्या बोला था, ब्रॉन्स्टेड लॉरी का जो एसिड बेस कंसेप्ट है उसमें क्या बोला गया, प्रोटॉन बेस था वो, कि ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो प्रोटॉन डोनेट करेगा किसी केमिकल रिएक्शन में, इट विल एक्ट एज एसिड। तो अल्कोहल और फिनॉल जो है वो रिएक्शन के टाइम पर प्रोटॉन डोनेट करते हैं किसको, टू अ स्ट्रॉन्गर बेस। एक स्ट्रॉन्गर बेस यदि इनके सामने होता है, उससे इनकी रिएक्शन यदि करवाई जाए, सो दे डोनेट प्रोटॉन्स, दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स। ठीक है, ये चीज़ समझ में आया कि वाई फिनॉल एंड अल्कोहल आर कंसिडर्ड एज ब्रॉन्स्टेड एसिड्स या वाई दे आर एसिडिक इन नेचर। तो रीज़न है बिकॉज दे डोनेट प्रोटॉन्स। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। एक यदि प्रोटॉन डोनेशन का मैं इक्वेशन बनाऊँ तो ये मेरा है अल्कोहल ROH, ठीक है, और इसके सामने आपको ये एक स्ट्रॉन्ग बेस रख दीजिए। ठीक है, ये B मेरा स्ट्रॉन्ग बेस है, ये बेस है, ये मेरा अल्कोहल या फिनॉल है। तो क्या होगा, ड्यू टू द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑफ ऑक्सीजन, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाते हैं और ये जो H है H+ के फॉर्म में इस बेस को डोनेट हो जाता है एंड दैट्स वाई एज अ रिजल्ट यू विल गेट एल्कोक्साइड और फिनॉक्साइड आयन, जिसमें ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है और साथ में बनता है कॉन्जुगेट बेस। So this is conjugate acid base concept. This is acting as a acid, right? Now it is acting as a conjugate base and it is acting as a conjugate acid, है ना? Now it can donate H+ ion to the alkoxide ion or phenoxide ion and get converted into base. तो क्योंकि हमारा जो अभी तो अपन बात करते हैं कॉन्जुगेट एसिड बेस के कंसेप्ट में, अभी नहीं चलते हैं। तो अल्कोहल हो या फिनॉल हो, तो इस तरीके से ये किसी बेस को अपना ये जो H है ये डोनेट करते हैं और H+ के फॉर्म में, मतलब प्रोटॉन के फॉर्म में, और दैट्स वाई दे आर कंसिडर्ड एज एसिड। अब ऐसा ही एक नेचर शो करता है हमारा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल, दैट इज़ वाटर। यदि वाटर का कंपैरिजन करें तो वाटर इज़ बेटर प्रोटॉन डोनर देन अल्कोहल। मालूम है आपको, अल्कोहल से भी अच्छा प्रोटॉन डोनर यदि है तो वो वाटर है। लेकिन फिनॉल से यदि कंपैरिजन किया जाए ना, तो फिनॉल इज स्ट्रॉन्गर acid than alcohol as well as water. ठीक है, तो एसिडिक नेचर, अब ये बोलें कि हमारा इस हिसाब से है ना, यदि ब्रॉन्स्टेड एसिड का कंसेप्ट कंसिडर करें या यदि प्रोटॉन डोनर का कंसिडरेशन लाएं हम एसिडिक नेचर के लिए, तो हमारा वाटर भी एक बहुत अच्छा प्रोटॉन डोनर है। सो इट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज एसिडिक नेचर, है ना। तो वाटर में भी एसिडिक नेचर होता है। अब यदि हम एसिडिक नेचर का कंपैरिजन करें
तीनों में, किस किस में, फिनॉल में, आपके पास फिनॉल है, आपके पास वाटर है, आपके पास वाटर है, एंड आपके पास है अल्कोहल। तो इन तीनों में यदि कंपैरिजन करें कि वाटर, अल्कोहल और फिनॉल में कौन सबसे ज़्यादा एसिडिक है, तो मोस्ट एसिडिक नेचर जो है वो फिनॉल का है। नंबर 1 पे आता है फिनॉल, नंबर 2 पर आता है प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी का यदि बात करें तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा वाटर। तो उस हिसाब से फिनॉल से कम एसिडिक हुआ वाटर, और वाटर से भी कम एसिडिक होता है अल्कोहल, या यूँ कहें कि अल्कोहल से मोर एसिडिक नेचर या प्रोटॉन डोनेशन की टेंडेंसी, क्योंकि वाटर में ज़्यादा है अल्कोहल के कंपैरिजन में, तो वाटर will show more acidic nature as compared to alcohol. So this is the order for the acidic nature. Phenol is most acidic out of these three. Phenol is most acidic, then second number पर water and third number पर alcohol. Okay, so phenol is C6H5OH, ये हमारा हो गया फिनॉल। देखिए बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इजी वे में, बहुत अच्छे से मैं आपको ये एसिडिक नेचर एक्सप्लेन कर रही हूँ। मुझे बिल्कुल कॉन्फिडेंस है कि आपको इस वीडियो के बाद में एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल या अल्कोहल एक्सप्लेन करने में बिल्कुल दिक्कत नहीं आने वाली है। सो दिस इज फिनॉल C6H5OH। नेक्स्ट वी आर हैविंग वाटर एंड नेक्स्ट वी आर हैविंग अल्कोहल, इसको जनरली हम ROH से डिनोट करते हैं। सो दिस इज द ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, वाटर एंड फिनॉल। तो आई होप ये सीक्वेंस आपको समझ में आया होगा। और क्यों ये ऑर्डर बना, तो ये ऑर्डर बना ड्यू टू द प्रोटॉन डोनेशन टेंडेंसी। किसकी प्रोटॉन डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा है या कम है, उसके बेसिस पर एसिडिक नेचर का ये जो ऑर्डर है वो बनता है। तो हमारा मेनली जो वीडियो फोकस है वो है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पर, है ना। तो फिनॉल का एसिडिक नेचर क्यों होता है और ये वाटर और अल्कोहल से मोर एसिडिक क्यों है। एक्चुअली हम कंपैरिजन कर रहे हैं अल्कोहल से, वाटर तो जस्ट हमने एक ऑर्डर में लिया हुआ है। हमारा जो मेन फोकस रहेगा वो एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल पे रहेगा, और इसका कंपैरिजन हम करेंगे एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल से, इथेनॉल से, मिथेनॉल से या प्रोपेनॉल जो हमारे अल्कोहल्स हैं उससे हम कंपेयर करेंगे फिनॉल के एसिडिक नेचर को। तो देखिए फिनॉल का जो मोस्ट एसिडिक नेचर है या फिनॉल अल्कोहल से मोर एसिडिक है, उसके पीछे जो रीज़न है, इसके इस मोर एसिडिक नेचर के पीछे जो बहुत बड़ी चीज़ रिस्पॉन्सिबल है वो है रेजोनेंस। और आपको मालूम है क्योंकि फिनॉल का अभी हमने फॉर्मूला लिखा था C6H5OH, और इस फिनॉल में जो C6H5OH है ना उसमें बेंजीन रिंग है, और इस बेंजीन रिंग से हमारा OH ग्रुप अटैच्ड है। तो जहाँ भी ये बेंजीन रिंग आ गई वहाँ जो बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल चीज़ है वो है रेजोनेंस। तो ये एरोमेटिक रिंग एक्चुअली इसमें प्रेजेंट होती है फिनॉल में, और इस एरोमेटिक रिंग के कारण इस मॉलिक्यूल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी प्रेजेंट होती है वो है रेजोनेंस। तो रेजोनेंस इन फिनॉल इज़ मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल या स्ट्रॉन्गर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल मोर एसिडिक क्यों होता है अल्कोहल से, तो उसका सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है रेजोनेंस। तो देखिए क्योंकि फिनॉल में जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप इन फिनॉल, इट इज़ अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग, है ना, एरोमेटिक रिंग से अटैच है, बेंजीन रिंग एरोमेटिक रिंग से अटैच्ड है। और एरोमेटिक रिंग जो है, दिस रिंग एरोमेटिक रिंग एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, है ना, इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, राइट। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा ये जो रिंग है, ये एरोमेटिक रिंग जो है, ये इलेक्ट्रॉन लेने वाला रिंग है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा यहाँ पर एक्ट करता है। एंड ड्यू टू विच, अब इसके कारण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप आर इन्वॉल्व्ड इन रेजोनेंस विथ बेंजीन रिंग। समझ में आया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा एक्ट करता है, जिसके कारण जो बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ OH ग्रुप है ये बेंजीन रिंग के साथ रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है। अब रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो जाता है तो उसके कारण क्या होता है, देखिए
बेंजीन रिंग का वो कार्बन जिससे OH ग्रुप अटैच होता है, दैट इज sp2 कार्बन, है ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होता है। तो ड्यू टू हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर of sp2 carbon of benzene ring, ऑक्सीजन एटम, ये जो OH का ऑक्सीजन एटम है ना, दिस O एटम बिकम्स इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। sp2 कार्बन जो होते हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एज कम्पेयर टू sp3 कार्बन। sp3 के कंपैरिजन में sp2 की शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पकड़कर रखने की जो ताकत होती है वो ज़्यादा होती है। अब क्योंकि देखिए ये हमारा आगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में आपको बना के बताऊंगी, ये हमारा बेंजीन रिंग है, ये इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स है, ये इससे O और H अटैच्ड है। अब क्या हुआ, ये जो कार्बन है ना जिससे ये OH ग्रुप अटैच्ड है, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा होने के कारण ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को पकड़ के रखता है, और शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को मोर स्ट्रांगली पकड़ के रखने के कारण ये जो ऑक्सीजन है जिससे कि लोन पेयर डोनेट किया जा रहा है रेजोनेंस के लिए, तो क्योंकि ये कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है एज़ कम्पेयर टू sp3, ये कार्बन sp2 कार्बन है, सो दैट्स वाई ऑक्सीजन रेजोनेंस के लिए अपना लोन पेयर प्रोवाइड करता है और उसके कारण ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण अब क्या करेगा ऑक्सीजन, जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इट अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ OH बॉन्ड। ये जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, and that's why this H is released in the form of proton. So this oxygen attract this O atom ना, attract the shared electron of O-H bond, ये इलेक्ट्रॉन्स वो अट्रैक्ट कर लेगा। इसके कारण क्या होगा, जो OH बॉन्ड है इसकी पोलैरिटी बढ़ जाएगी, सो देयर इज इंक्रीज इन पोलैरिटी ऑफ O-H बॉन्ड, ये मोर पोलर हो जाएगा, एंड एज अ रिजल्ट it will increase the ionization of phenol, है ना। ये सब मैं एक के बाद एक कॉन्सिक्वेंसेस बता रही हूँ कि ये होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा और ये होगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जब पोलैरिटी ये बॉन्ड मोर पोलर होगा तो फिनॉल का आयनाइजेशन हो जाएगा। आयनाइजेशन मतलब ये H+ में और ये O- में कन्वर्ट हो जाएगा, और एज अ रिज़ल्ट जब आयनाइजेशन होगा फिनॉल का, तो इट विल रिलीज so as a result there is release of proton means H+ ion is released, and this release of proton is actually responsible for acidic nature of phenol। आया चीज़ समझ में कि फिनॉल एसिडिक क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन करी है कि फिनॉल में क्योंकि एरोमेटिक रिंग से OH ग्रुप अटैच्ड है तो इसमें प्रेजेंट होता है रेजोनेंस के कारण जो हमारी एरोमेटिक रिंग है इट एक्ट एज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसा एक्ट करने के कारण जो OH ग्रुप के इलेक्ट्रॉन्स हैं, मतलब ये ऑक्सीजन पर जो लोन पेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ये इन्वॉल्व हो जाते हैं रेजोनेंस में बेंजीन रिंग के साथ में एक और चीज़ है कि जिस कार्बन से OH ग्रुप अटैच्ड है वो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का होता है, मतलब शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करने की ताकत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू sp3 कार्बन। सो दैट्स वाई जो हमारा ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन देकर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है। अब कहीं ना कहीं से तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इस OH ग्रुप का ये जो बॉन्ड है ना, इससे इन इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्सीजन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। दैट्स वाई ये जो बॉन्ड है ये मोर पोलराइज हो जाता है, और पोलराइज होने के बाद में फिनॉल मॉलिक्यूल का आयनाइजेशन हो जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ आयनाइजेशन जो H है, OH ग्रुप का जो H है वो प्रोटॉन के फॉर्म में रिलीज़ होता है, और क्योंकि फिनॉल से प्रोटॉन रिलीज़ हो रहा है इसलिए हम बोल रहे हैं कि फिनॉल का नेचर कैसा है, एसिडिक नेचर। ठीक है,
अब यदि बात करूं कि ये वाटर से या इस वाटर में भी OH ग्रुप है, यहाँ भी लोन पेयर्स हैं, और हमारे अल्कोहल के पास भी OH ग्रुप है, और इसके ऑक्सीजन के पास भी लोन पेयर्स हैं, तो ये एसिडिक नेचर इतना शो क्यों नहीं करते? इनसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फिनॉल क्यों एसिडिक नेचर शो करता है? तो रीज़न है ये वाला ग्रुप। इनके पास ये OH ग्रुप तो है तीनों के पास, लेकिन इस OH ग्रुप से जुड़े हुए ये जो ग्रुप्स हैं ना, इनके कारण एसिडिक नेचर जो होता है फिनॉल का ज़्यादा होता है, और अल्कोहल में या वाटर में ये कम होता है। यहाँ पर ये जो R ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होता है, इसमें होता है प्लस आई इफेक्ट। एक्चुअली ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने के कारण ये ऑक्सीजन कभी भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं हो पाता। दैट्स वाई इस बॉन्ड का जो पोलराइजेशन है वो ज़्यादा नहीं हो पाता है, और ये H+ के फॉर्म में जल्दी रिलीज़ नहीं होता है। सेम विथ वाटर, वाटर में जो OH ग्रुप है वो क्योंकि H के साथ अटैच्ड है, जिसका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर होता ही नहीं है, कंपैरेटिवली जो विड्रॉइंग नेचर है वो नहीं होता है। सो दैट्स वाई वाटर या जो अल्कोहल है वो फिनॉल के कंपैरिजन में लेस एसिडिक नेचर के होते हैं। सो स्टूडेंट्स, इस सारे डिस्कशन से एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि फिनॉल के एसिडिक नेचर के लिए जो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर है, सबसे बड़ा फैक्टर जो है वो है रेजोनेंस। तो एक बार इस रेजोनेंस इन फिनॉल को हम समझ लेते हैं तो ये सारा जो रीज़न है, सारा जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो ये मैंने फिनॉल के लिए कुछ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना रखे हैं ऑलरेडी, ताकि वीडियो बहुत लंबा ना हो। तो ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, दिस इज C6H5OH फिनॉल, तो इस टाइप का बॉन्डिंग होता है फिनॉल में। बेंजीन रिंग होती है जिसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स होते हैं, और जो हमारा OH ग्रुप है उसके ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो देखिए, ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर, मतलब इलेक्ट्रॉन लेने वाला नेचर होता है बेंजीन रिंग का, दैट्स वाई ये क्या करता है, ऑक्सीजन के ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ऑक्सीजन अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इस तरीके से बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल करवाता है। दैट्स वाई ये जो सिंगल बॉन्ड है ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, और ऑक्सीजन क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है इसलिए इस पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब जब ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स हैं इस ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं, तो जो नेक्स्ट डबल बॉन्ड होता है वो कार्बन पर, मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नेक्स्ट कार्बन पर, नेबरिंग कार्बन पर शिफ्ट हो जाते हैं। एज अ रिज़ल्ट ये वाला जो कार्बन है ये फर्स्ट कार्बन हो गया, ये सेकेंड कार्बन हो गया, या यदि बात करें तो ये ऑर्थो पोजीशन हो गया। तो ऑर्थो पोजीशन पर यहाँ आता है एक नेगेटिव चार्ज, और क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया है, इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसलिए ये हो गया है पॉजिटिवली चार्ज। ओके, अब क्या होगा, बाकी के जो दो हमारे बॉन्ड्स हैं, जो पुराने बॉन्ड्स हैं, डबल बॉन्ड्स हैं, उनको एज इट इज़ लगा देते हैं, एक डबल बॉन्ड ये और एक डबल बॉन्ड ये, ऐसी कंडीशन होगी। नेक्स्ट, ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स हैं, पाई इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली, ये पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये अगेन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होते हैं इन दो कार्बन के बीच में, जिसके कारण ये जो नेक्स्ट नेबरिंग डबल बॉन्ड होता है ये शिफ्ट हो जाता है हमारे नेक्स्ट कार्बन पर। देखिए, रेजोनेंस इन फिनॉल के लिए ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आपके काम आएंगे, चाहे आप 11th में पढ़ रहे हो या 12th क्लास में। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो एसिडिक नेचर के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और रेजोनेंस इन फिनॉल के लिए भी ये उतने ही इम्पॉर्टेंट है। तो ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा, जिसको हम बोलते हैं पैरा पोजीशन, और हमारा नया डबल बॉन्ड बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो ये हमारा नया डबल बॉन्ड बन गया, पुराना जो डबल बॉन्ड है वो एज इट इज़ इस प्लेस पर। ओके, नेक्स्ट अगेन, क्योंकि ये पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अगेन बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होंगे, और एज अ रिज़ल्ट जो डबल बॉन्ड होगा वो नेक्स्ट पोजीशन पर शिफ्ट होगा। सो ड्यू टू दिस शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, ये तो एक डबल बॉन्ड हो गया, दूसरा इस शिफ्टिंग के कारण नया पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, और ड्यू टू द शिफ्टिंग ऑफ दीज बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स अगला जो नेगेटिव चार्ज आएगा वो इस पोजीशन पर आएगा। तो ये पैरा पोजीशन थी, ये दोनों ऑर्थो पोजीशंस हैं, तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पर हमारा जो नेगेटिव चार्ज है वो आ गया। नेक्स्ट कंडीशन में क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फिर से बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल होंगे बिटवीन दीज टू कार्बन, और ऑक्सीजन को उसका इलेक्ट्रॉन रिटर्न कर दिया जाएगा। बट
अभी क्या होगा इस कंडीशन में, यहाँ ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज है, यहाँ भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इसलिए पॉजिटिवली चार्ज होगा। यस, यहाँ पर अगेन ये चार्ज ख़त्म होगा और नया डबल बॉन्ड ये मैंने बना कर रखा हुआ है। डबल बॉन्ड्स की पोजीशन बेंजीन रिंग में कुछ ऐसी होगी। तो आउट ऑफ दीज 5 स्ट्रक्चर्स, है ना, दिस इज़ द फर्स्ट स्ट्रक्चर, दिस इज़ सेकेंड, दिस इज़ थर्ड, this is fourth and this is fifth structure. These are 5 resonating structures, है ना। आउट ऑफ दीज 5 ये जो सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर है इसमें देखिए ऑक्सीजन कैसा है, ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, मीन्स ऑक्सीजन कैसा है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है इन कंडीशंस में। और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण ये क्या करता है, इस बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने लगता है। एक यदि मिक्स, इन सबका यदि मैं मिक्स स्ट्रक्चर बनाऊं तो ये कैसा बनेगा कि बॉन्डिंग के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होंगे, जिसके कारण ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट केस में इधर शिफ्ट होंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन नेक्स्ट केस में इधर शिफ्टिंग होगी। सो दैट्स वाई हमारा ये जो बेंजीन रिंग है ना, इस पर नेगेटिव चार्ज यहाँ रन करेगा, यहाँ रन करेगा, यहाँ रन करेगा, एंड मीनवाइल हमारा जो ऑक्सीजन होगा वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होगा। अब कहने का मतलब जिस टाइम पर ये नेगेटिव चार्ज ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पर बेंजीन रिंग में रन कर रहा है, देखिए ये 3 स्ट्रक्चर्स में, उस टाइम पर हमारा ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, मतलब पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये क्या करेगा, ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, जिसके कारण ये जो बॉन्ड है ये मोर पोलराइज होगा, और मोर पोलराइज होने के कारण मतलब इस पर मोर पॉजिटिव चार्ज और इस पर मोर नेगेटिव चार्ज जनरेट होंगे, एंड दैट्स वाई ये जो H है H प्लस के फॉर्म में रिलीज़ हो जाएगा। और इस H का H प्लस के फॉर्म में रिलीज़ होना मीन्स प्रोटॉन्स के फॉर्म में रिलीज़ होना, यही फिनॉल को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करता है। तो आई थिंक इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से आपको समझ में आया होगा कि फिनॉल का एसिडिक नेचर किस कारण से होता है। ठीक है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न फॉर एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल इज़ रेजोनेंस। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताऊं, इसी रेजोनेंस के कारण, है ना, क्योंकि फिनॉल में रेजोनेंस प्रेजेंट होता है तो फिनॉल H+ आयन डोनेट कर देता है। ठीक है, फिनॉल ने ये दिया, दिस इज़ फिनॉल एंड इट डोनेट्स H+ आयन, मीन्स प्रोटॉन डोनेट किया, जिसके कारण इसको हम एसिडिक नेचर का मानते हैं। एसिडिक नेचर इसका प्रूव के लिए रिस्पॉन्सिबल है ये। H+ आयन डोनेट करने के बाद में जो आयन बनता है फिनॉक्साइड आयन बोला जाता है इसको, C6H5O हैविंग नेगेटिव चार्ज, दिस इज फिनॉक्साइड आयन, दिस इज फिनॉक्साइड आयन। तो ये जो बनने वाला फिनॉक्साइड आयन है ना, ये भी स्टेबलाइज हो जाता है ड्यू टू द रेजोनेंस। तो ये बनने वाला जो आयन है इट इज़ ऑल्सो स्टेबल आयन, एंड इसकी स्टेबिलिटी के पीछे जो रीज़न है दैट इज़ रेजोनेंस। बेटा रेजोनेंस के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है ऑन ऑक्सीजन एटम, इसका डिस्पर्सल हो जाता है, और ड्यू टू द डिस्पर्सल ऑफ नेगेटिव चार्ज इन फिनॉक्साइड आयन इट इज़ स्टेबल। अब इसकी जगह यदि आप कोई अल्कोहल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इथेनॉल का बात करें, और इथेनॉल का आप आयनाइजेशन करवाएं, तो इथेनॉल का जब आप आयनाइजेशन कराते हैं तो जो आयन बनता है दैट इज़ इथॉक्साइड आयन, और ये H+ आयन रिलीज़ हुआ, लेकिन ये बनने वाला इथॉक्साइड आयन ये लेस स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू फिनॉक्साइड आयन, इट इज़ लेस स्टेबल। एंड द रीज़न इज़ कि इसमें रेजोनेंस के कारण ये जो नेगेटिव चार्ज है ये डीलोकेलाइज नहीं, सॉरी ये लोकेलाइज्ड होता है, ये इसका डिस्पर्सल नहीं होता है। तो डीलोकेलाइज नहीं होने के कारण ये लेस स्टेबल होता है, जबकि यहाँ पर फिनॉक्साइड आयन में ये जो नेगेटिव चार्ज है ये बेंजीन रिंग में डिस्पर्स होने के कारण, डीलोकेलाइज्ड होने के कारण जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है इट इज़ मोर स्टेबल। तो इसलिए भी ये बनने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है
फिनॉल की फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू इथेनॉल टू इथॉक्साइड आयन। तो ये भी एक रीज़न है कि फिनॉक्साइड आयन्स मोर स्टेबल होते हैं, इसलिए भी फिनॉल H+ आयन डोनेट कर देता है। वहीं इथेनॉल में H+ आयन डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती है, क्योंकि इसमें ये स्टेबिलिटी नहीं आ पाती है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ रेजोनेंस। ठीक है, तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो मिलकर फिनॉल को एसिडिक नेचर प्रोवाइड करते हैं, बट इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है दैट इज़ रेजोनेंस इन फिनॉल। ठीक है, तो आई होप अब एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल आप बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे अपनी एग्ज़ाम में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि फिनॉल का जो एसिडिक नेचर है, जब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगाए जाते हैं इस पर तो क्या असर होता है, कब कौन सा ग्रुप फिनॉल के एसिडिक नेचर को बढ़ाता है या कम करता है, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और हमारे NCERT के कुछ क्वेश्चंस हैं, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा, बट उसके लिए जो बेसिक्स चाहिए है आपको वो इस वीडियो में मैं दे रही हूँ।